हे एवरीवन, वेलकम टू याचना साइंस क्लासेस। माय नेम अंकित दीक्षित। आज हम इस वीडियो में इम्पैक्ट पैरामीटर करेंगे कि जो अल्फा पार्टिकल था वो न्यूक्लियस के नज़दीक आ रहा था। अल्फा के ऊपर भी चार्ज प्लस होता है और न्यूक्लियस के ऊपर भी चार्ज कैसा होता है, प्लस होता है। दोनों के बीच में क्या आएगी, रिपल्सन आएगी। तो रिपल्सन होगी तो क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल अपना रास्ता क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो वो रास्ता चेंज करने के बाद किस रास्ते से जाएगा, हम आज क्या है उस टॉपिक के बारे में करेंगे, जो क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नज़दीक आया था, नज़दीक आने के बाद क्या था, अपना रास्ता क्या किया था, उसने रिट्रेस किया था। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन के लिए। ये किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। किसने, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने एक और बताया था कि ट्राजेक्ट्री पाथ अल्फा पार्टिकल का बताया था, रिपल्सन होने के बाद वो कैसे जाएगा या किस रास्ते से वो जाएगा। ठीक है, वो टॉपिक है इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके, इम्पैक्ट पैरामीटर आएगा। इम्पैक्ट पैरामीटर, इसका सिंबल जो होता है ये होता है स्मॉल बी। क्या होता है, स्मॉल बी। ठीक है, डेफिनेशन करने से पहले हम इसके डायग्राम जो है उसको समझेंगे। समझने के बाद फिर क्या है, हम इसको डेफिनेशन को लिखेंगे। ठीक है, इस डेफिनेशन को, ये क्या है लिया हमने, ये एटम ले लिया। ठीक है, क्या ये एटम, और इसके बीच में ये क्या ले लिया हमने, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता है, प्लस Ze। ठीक है, अब एक लाइन जो न्यूक्लियस से बिल्कुल पास आउट होके जाएगी, क्या होगी, एक लाइन जो न्यूक्लियस से बिल्कुल सीधी पास आउट होके जाएगी। ठीक है, सेंटर से, उसको हम बोलते हैं हम कोलिजन लाइन या सेंट्रल लाइन। ठीक है, क्या है ये आएगा कोलिजन लाइन, या कौन सी लाइन, सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन जो न्यूक्लियस के सेंटर से पास आउट होके जाएगी। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल जो है वो कैसे आया, ये इसके बिल्कुल पैरेलल, किसके, ये ऐसे चला गया। ठीक है, क्या हुआ, जो अल्फा पार्टिकल है ये यहाँ पे इस कोलिजन लाइन के बिल्कुल पैरेलल आया और ये ऐसे 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 क्या है, ये सीधा चला गया सीधा। ठीक है, तो अल्फा के ऊपर, अल्फा पार्टिकल, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +2 ही। इसके ऊपर, अल्फा के ऊपर, इसके ऊपर भी प्लस है और इसके ऊपर भी क्या है, प्लस है। रिपल्सन होना चाहिए तो अपना रास्ता चेंज करना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस क्या थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए क्या इसके अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा। कौन, न्यूक्लियस, किसको, अल्फा पार्टिकल को। लेकिन जब अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल, यही नहीं बहुत सारे अल्फा पार्टिकल है वैसे तो। ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल इस सेंट्रल लाइन के पैरेलल आएगा और न्यूक्लियस से पास आउट होगा नजदीक से, तो अपना रास्ता क्या करेगा, जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगा, ऐसे मुड़ जाएगा। अपना रास्ता क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। क्या चेंज क्यों किया, क्योंकि अल्फा जब यहाँ पे होगा तो इसके ऊपर भी प्लस होगा और इसके ऊपर भी क्या होगा, प्लस होगा। प्लस प्लस क्या होगा, रिपल्सन होगी। किससे, कूलम्ब्स फॉर्मूले से। तो अपना रास्ता क्या करेगा, ये चेंज कर लेगा। ठीक है, जिसने ये रास्ता चेंज किया उस पार्टिकल को बोलेंगे स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। क्या बोलेंगे, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल अपना रास्ता चेंज किया, और ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे स्कैटरिंग एंगल। क्या बोलेंगे इसको, स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये जो डिस्टेंस आएगी, कौन से वाली, ये वाली जो डिस्टेंस है इन दो पैरेलल लाइन के बीच में, ये क्या आएगी, इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या आएगी, इम्पैक्ट पैरामीटर। जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा तब इन दो लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी उसको हम बोलते हैं हम इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके, तो डेफिनेशन लिखे अभी इसकी। तो डेफिनेशन है द परपेंडिकुलर
the perpendicular distance of velocity vector of alpha particle, the perpendicular distance of velocity vector of alpha particle from collision line या सेंट्रल लाइन of nucleus when alpha particle is far from the nucleus। जब अल्फा पार्टिकल बहुत दूर होगा, ठीक है, इन दो लाइन के बीच की जो डिस्टेंस आएगी उसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। क्लियर हुआ? तो रदरफोर्ड ने इसका डेरिवेशन दिया था, इसका इम्पैक्ट पैरामीटर का, किसके बीच में? स्कैटरिंग एंगल और किसके बीच में? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच में। डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, ये हायर स्टडी में जाता है, ग्रेजुएशन में जाके, और क्या है, मास्टर डिग्री में। ठीक है, तो उसका बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे हम। ठीक है, तो इन्होंने बताया था, रदरफोर्ड ने B = 1/4πε0 ZE² cot θ/2 बाय में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी? अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल है इसकी काइनेटिक एनर्जी। ओके, क्लियर हुआ? तो थीटा लिखते हैं। थीटा क्या है? स्कैटरिंग एंगल, ऐसा एंगल जिस पे अल्फा पार्टिकल अपना रास्ता क्या करेगा? चेंज करता है, उस एंगल को हम बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। क्लियर हुआ? ओके ओके। अब मान लिया कि जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या है, यहां पे ये ऐसे आ रहा है, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, तो सीधा चला जाएगा। जैसे ही अल्फा पार्टिकल नजदीक आएगा, किसके? कोलिजन लाइन के नजदीक आएगा ऐसे, तो ये जब यहाँ पे आया तो इसके बीच में प्लस है और इसके ऊपर चार्ज कितना है? प्लस ZE, और अल्फा के ऊपर भी कितना आएगा? +2 ही आएगा, रिपल्सन होगा, तो अपना रास्ता क्या किया? चेंज किया। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या है? ये। अब मान लिया ये जो अल्फा पार्टिकल है इस कोलिजन लाइन के और नजदीक आया, कोलिजन लाइन के और नजदीक आया, देखो ये डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी ना। ये मान लिया B1 है। ठीक है, तो अब क्या होगा? जाना तो ये सीधा चाहिए था, लेकिन ये जो अल्फा पार्टिकल जब यहाँ पे आ जाएगा और इसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर +ZE चार्ज है और इसके ऊपर भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, तो अपना क्या करेगा? ये एंगल अपना रास्ता क्या करेगा? चेंज करेगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना हुआ? ये थीटा था, मान लिया ये थीटा हुआ। अब थीटा क्या हो गया? बढ़ गया, स्कैटरिंग एंगल इंक्रीज हुआ। जब स्कैटरिंग एंगल इंक्रीज हुआ तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये हुआ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जोन सा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, कौन सा? अल्फा पार्टिकल इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आएगा, ऐसे सीधा आएगा ऐसे। ठीक है, तो B की तो कितना आएगा? 0 है, किस पे है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। जब B 0 होगा, ये ऐसे अल्फा पार्टिकल ऐसे चलता हुआ आएगा ऐसे। ठीक है, और क्या होगा? अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होगी। रिपल्सन होने के बाद क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते को रिट्रेस करेगा, जो हमने इससे पहले वीडियो में किया था, प्रीवियस में, वो था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये वापस चला जाएगा, आया था, ये वापस चला गया, तो एंगल कितना आएगा? 180। एंगल तो देखो बढ़ गया, पहले थीटा था, थीटा 1 हुआ, और नजदीक आएगा और एंगल बढ़ेगा। जो इस कोलिजन लाइन पे आएगा तो एंगल कितना हुआ? 180। एंगल तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? B क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना, तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा? कम होगा। जब एंगल बढ़ेगा तो B क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब देखो यहां से B जो है ये सारा क्या है? कांस्टेंट है, 1/4πε0 ZE²। मान लिया जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसकी वेलोसिटी भी क्या है? फिक्स है, या एनर्जी क्या है? फिक्स है, तो ये भी फिक्स आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
तो डायरेक्टली किसके आएगा, कोट थीटा बाय 2। क्या चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, तो बी डायरेक्टली डिपेंड करेगा कोट थीटा बाय 2। ठीक है, अगर कोट की थीटा इस कोट की वैल्यू पूरे की बढ़ेगी तो बी भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, इफ नहीं, केस है बी इंक्रीज, इंपैक्ट पैरामीटर इंक्रीज है कब, बी इंक्रीज व्हेन कोट थीटा बाय 2 इंक्रीज। अगर बी इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, या ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, लेकिन देखो थीटा ये कोट थीटा बाय 2 इंक्रीज, ये बी भी इंक्रीज। अब बी इंक्रीज कब होगा, जब हम ऊपर जाएंगे, सेंटर लाइन से ऊपर जाएंगे, ऊपर जा रहे हैं, जब हम ऊपर जाएंगे तो अगर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आया ऐसे चला गया तो उसके बीच में कोई रिपल्सन है ही नहीं, तो एंगल कितना है, 0 डिग्री। अल्फा पार्टिकल ऐसे आया ऐसे चला गया तो इसमें थीटा कितना है, 0 डिग्री, लेकिन बी तो ज्यादा है ना, बी ज्यादा है, एंगल कम बी ज्यादा, ठीक। तो थीटा क्या करेगा, देन थीटा की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर बी क्या कर रहा है, डिक्रीज, इंपैक्ट पैरामीटर डिक्रीज है तो क्या करेगा, कोट थीटा बाय बी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन थीटा क्या होगा, इंक्रीज। 180 में देखो एंगल बढ़ गया, 180 हो गया, लेकिन बी की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। किसके लिए, हेड ऑन कोलिजन के लिए इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम उतार लिया होगा आपने, इसको रब कर दें। ठीक है, डेफिनेशन कर देते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर का एंगल बढ़ा तो क्या हुआ, इंपैक्ट पैरामीटर घटा गया। ठीक है, क्या हो गया, घट गया। क्लियर हुआ। तो अब इसमें नोट में लिखेंगे, मान लो यहाँ पे नोट में लिखा हमने, अलग आप अलग से लिखोगे। ठीक है, नोट में, फॉर हेड ऑन कोलिजन, फॉर हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन का मतलब आमने, एंगल कितना है, 180 डिग्री, देन बी की वैल्यू कितनी आएगी, 0, बी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। क्लियर हुआ, चले के चले। ठीक है, एक यहां से क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान ले क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जिस भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो बी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, कम। ठीक है, इतना हुआ, ये क्या था, इंपैक्ट पैरामीटर। चलें, नेक्स्ट है, इसका एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं हम। ठीक है, रब करें इसको। हमें क्या करना, गोल्ड का एटम दिया हुआ है, रदरफोर्ड ने क्या लिया था, गोल्ड का एटम लिया था। अब गोल्ड के एटम के ऊपर हमने अल्फा पार्टिकल फॉल किया कर दिया, करने के बाद जो थीटा आया वो कितना आया, 90 डिग्री आया। कितना आया, 90 डिग्री आया। ठीक है, कितना आया, 90 डिग्री आया। तो और एनर्जी जो ली है अल्फा पार्टिकल की, हमने कितनी ली है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन है, या न्यूमेरिकल बोल देंगे। ठीक है, ये एटम है और ये क्या है, न्यूक्लियस है। हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल आया और कितने एंगल से मुड़ गया, वो 90 डिग्री से मुड़ गया। ठीक है, थीटा कितना है, 90 डिग्री। ओके, ये चला गया ऐसे। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकाल, इस केस में इंपैक्ट पैरामीटर कितना होगा, ये जो डिस्टेंस आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी, ये कितनी आएगी, जब अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो कितनी है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी किसकी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो कितनी है, 10
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेगा कितना होता है 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नीट्यूड प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10 की पावर -90, और ये किस में हो जाएगी अब एनर्जी जूल में, किस में आ गई है जूल में आ जाएगी। ठीक है, इसको करोगे तो ये 16 आ जाएगा, डेसिमल कट जाएगा, 19 में से 6 गए, -19 में से 6 गए, -13, तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻13, और ये क्या हो जाएगी एनर्जी जूल हो गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसकी अल्फा पार्टिकल की। क्लियर हुआ। अब थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री। ओके, तो फॉर्मूला था अभी हमारा B = 1/4πε0 ZE² cot θ/2 बाय में काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब ये एटम किसका लिया रदरफोर्ड ने, गोल्ड का। गोल्ड का सिंबल कितना होता है, सिंबल कैसा होता है Au, और एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है गोल्ड का 79 होता है। ठीक है, जेड भी दे दिया। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 होती है। जेड की वैल्यू कितनी है 79 है। ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10⁻19 की स्क्वायर आएगा। हुआ। अभी क्या आएगा कोट थीटा कितना है 90/2 45, तो क्या आएगा कोट 45 डिग्री। बाय में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी वैल्यू आई थी 16 × 10⁻⁻13। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी वो जो आएगी वो कितनी आएगी 1 चलो इससे पहले है कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। क्या होती है 1। कर देना अब इसको, रब का मतलब है कि इसकी जगह पे क्या लिख देंगे कोट 45 की वैल्यू 1 लिख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.137 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻14 मीटर, -14 मीटर आएगी किसकी बी की वैल्यू। तो B = इंपैक्ट पैरामीटर, B = ऊपर लिख देते हैं B = 1.137 10⁻⁻14 मीटर। ये क्या आएगी वैल्यू आई किसकी इंपैक्ट पैरामीटर की। क्लियर हुआ टॉपिक। ठीक है, हमने क्या किया इंपैक्ट पैरामीटर की थ्योरी भी करी, डेफिनेशन कर ली, फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लिया। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे जो रदरफोर्ड है उसकी कमियां भी थी। देखो रदरफोर्ड ने बहुत कुछ बताया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कर दी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किया, फिर न्यूक्लियस का साइज भी बताया। ठीक है, उसके बावजूद भी क्या है कुछ कमियां रह गई जिन रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया। वो कमियां क्या है उसकी लिमिटेशन हो गई। ठीक है, तो अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। ओके, थैंक यू।